आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी में। यार यहाँ पर हम पता है आपको जो रियल पेपर है ना, इसका आज मैं आपको यहाँ पे फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। यही मैंने आपको दिया था ना FR, जिस पे लगभग कि 4000 से ज़्यादा बच्चों ने वॉच किया और बहुत प्यार दिया अपना। और इनकी एक डिमांड है आप लोगों की कि सर FIR मतलब सॉरी FIR नहीं FR पेपर कोड को क्या करिए सॉल्व करा दीजिए। एक चीज़ और, अगर आपके अंदर जुनून है तो जुनून बैच को ज्वाइन कीजिए। और जुनून बैच में जो बच्चे जुड़ रहे हैं ना, बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको सारी चीज़ें एप्लीकेशन में ही मिलेगी। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं सर हमें व्हाट्सएप पे दे दीजिए, तो व्हाट्सएप पे आपको नहीं मिलेगा। जो कुछ है आपको जुनून बैच में ही PDF मिलेगा, वीडियोस, क्योंकि इतना मेहनत से बनाया जा रहा है तो डाटा लीक ना हो, इसलिए हम लोग वहीं पे आपको सारी सारी चीज़ें दे रहे हैं। इस चीज़ को बाकायदे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जीव विज्ञान 2024 का FR आज हम लोग पेपर कोड को पूरा रियल पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। रियल पेपर का मतलब होता है कि जहां से आपके प्रश्न बोर्ड में आए, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर कह सकते हैं आप इसे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आपके अधिकतम से अधिकतम प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। तो 70 नंबर का आपका क्या रहेगा पेपर रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट में हमें क्या रहेगा, पूरे प्रश्न पत्र को क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, लास्ट डे है, और लास्ट डे में आपको पूरा नंबर स्कोर करना है, इसलिए आप चपक कर मेहनत करो यार, जितना हो सकता है उतना मेहनत करो, ठीक है ना। बिल्कुल घूमना नहीं है गुरुजी। जैसे कि नेता रहते हैं ना, जब चुनाव आता है तो मेहनत करना शुरू कर देते हैं 6 महीने पहले ही, वैसे आपके पास जो फ्यू डेज बचे हुए हैं उन पर आप लोग मेहनत करिए, अच्छा नंबर आएगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। जो आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है, यह प्रायः नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। पुंकेसर जो होता है इसमें पराग कोष होता है और इसमें क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। तो आवृतबीजी पौधे में जो पुंकेसर होता है क्या होता है, नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है प्रभाविकता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन है। यानी कि किसने प्रभाविता और पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था। डार्विन ने, लैमार्क ने, डी व्रिज ने, या फिर मेंडल ने। तो प्रभाविता और पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन जो किए थे वो किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कौन किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कब किया था? सन 1856 ईस्वी में किया था। इन्होंने 3 नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। किसका? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो 3 नियम इन्होंने दिया था। जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? तो जो जीनी अभियांत्रिकी की नींव है यह प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियज एंजाइम की खोज से पड़ी। जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? जीनी अभियांत्रिकी की नींव प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियज एंजाइम की खोज से पड़ी। ये चीज आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? जल की, वायु की, ऊर्जा की, इनमें से कोई नहीं। तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें सदैव सदैव ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे है आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न। यह आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न है। यहाँ पे दूसरा का है, अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। चलिए हम आपको दिखाते हैं अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, आपका अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र है। इसी प्रकार से आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। ये बना दीजिएगा डंठल। ये आपका क्या होता है? ये डंठल होता है। ये आपका क्या? परागकोश है। और इस परागकोश यह द्विपालित परागकोश होता है। और इसी परागकोश में क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए द्विपाली, देखिए एक पाली इधर है पूरा पूरा और एक पाली इधर है, और इसको हम लोग कहते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और इसी परागकोश के अंदर छोटे छोटे देखेंगे तो परागकण क्या होते हैं? भरे रहते हैं। और ये क्या है? दोनों दोनों ये तंतु डंठल है। ये क्या है? तंतु डंठल है। तो एक प्रारूपिक पुंकेसर है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये परागकण का क्या चित्र है। अंकुरित परागकण देखिए यहाँ पे, ये जो होता है इसको हम लोग ट्यूब बोलते हैं, पॉलन ट्यूब केंद्रक बोलते हैं। ये आपका जन छिद्रक होता है, ये बाह्यचूल होता है, और ये क्या होता है? अंतःचूल होता है।
ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा आपका नामांकित चित्र है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे है अगला प्रश्न, क्या है, आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र क्या है, किसे कहते हैं आवर्त चक्र। चलिए देखते हैं कि आवर्त चक्र किसे कहा जाता है। पूरा फुल सोल्यूशन इस वीडियो में है आपका, ये पेपर का तैयार कर लीजिए। 70 में 70 एकदम स्कोर करना है, तो जितने भी मैं पेपर आपका सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ साथ साथ सेट प्रोवाइड करेंगे, तैयार कर लीजिएगा। प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर महिलाओं में गर्भाशय की दीवार तोड़कर अनिषेचित अंडाणु का रक्त के साथ या रक्त के रूप में बाहर आना मासिक चक्र कहलाता है। इसे ही पीरियड भी कहते हैं। आप देखे होंगे लड़कियों में पीरियड आता है हर महीने, और उनमें क्या होता है, उनमें हर महीने मतलब कि 28 दिन या फिर जो भी उनका एक डेट रहता है, उसमें क्या रहता है कि उनके अंदर से ब्लड आता है, और उसी ब्लड में क्या होता है, अनिषेचित अंडाणु होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। यह प्रावस्था आवर्त मासिक प्रावस्था कहलाती है। 11 से 12 वर्ष की उम्र में आवर्त चक्र प्रारंभ हो जाता है, जिसे रजो दर्शन कहा जाता है। और यह लड़कियों में प्रायः जब वो 11 से 12 साल की रहती हैं तभी उनमें ये पीरियड आना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। एवं 40 से 45 उम्र में यह चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और जब वो 40 से 45 वर्ष की हो जाती हैं तो उसमें जो रजो दर्शन होता है, यानी जो ये आवर्त चक्र होता है, पीरियड होता है, वो बंद हो जाता है, जिसे रजनोवृत्ति कहा जाता है। अब इसका मतलब समझिए, वो लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है कब, अगर 11 से 12 साल की है तो वो लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन उसके लिए जान का खतरा है, बिकॉज आपकी मान लीजिए प्रेग्नेंट हो जाएगी लेकिन उसके अंदर वो चीज़ विकास हुआ ही नहीं है जहाँ पर भ्रूण डेवलपमेंट होगा, क्योंकि भ्रूण को बाहर भी आना रहेगा, जिसके बाद शायद ब्लड की नस फट सकती है, मौत भी हो सकती है, तो ये कारण होते हैं। और अगर वो लड़की 40 से 45 वर्ष की हो गई, वो सोच रही कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, मैं बच्चा पैदा करूँ, तो वो नहीं कर सकती, बिकॉज आपकी उसका ये जो पीरियड है वो बंद हो चुका है। यानी 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी महिला वो मतलब मां नहीं बन सकती। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, बस ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वड़हांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। यहाँ पे क ख ग जो है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बिकॉज आपकी थोड़ा सा ऊपर नीचे सॉल्व करने पे हो गया है, आपको मैं सोल्यूशन से मतलब है। तो वड़हांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, देखिएगा कैसे लिखेंगे पेपर में। वड़हांधता लिंग सूत्री अप्रभावी अनुवांशिक विकार है जो एक्स क्रोमोसोम में हुए उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह विकार लाल अथवा हरे रंग के संवेदी संघ के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। यही कारण है कि वड़हांधता से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। यानी कि जो वड़हांध व्यक्ति होता है वो लाल और हरे में रंग में विभेद उत्पन्न नहीं कर पाता, और वो सिग्नल को जब पता नहीं कर पाएगा तो रेल क्या होती है, वो लड़ जाएगी, और जब रेल लड़ जाएगी तो बहुत सारे व्यक्ति मर जाएंगे। इसलिए वड़हांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। उसके बाद है समजात तथा समरूपता में अंतर लिखिए। आपका कौन सा चैप्टर का पता है, विकास चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 6। तो समजात अंग और समरूप अंग क्या होते हैं। सबसे पहले समजात अंग की बात करें तो ये अंग रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं, परंतु कार्य के आधार पर ये बाह्य रचना में भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े की अगली टांग एवं चमगादड़ के पंख, ये तीनों देखने में क्या होते हैं, ये समान होते हैं, लेकिन कार्य अलग अलग होता है। जैसे कि मनुष्य के आगे का हाथ पकड़ने में काम आएगा, किसी चीज़ को उठाने में, घोड़े की अगली टांग दौड़ने में काम मिलेगा, चमगादड़ के पंख उड़ने में काम लेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। अगला यहाँ पे समरूप अंग। अब समरूप अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। बस इसी में आपको बना देना है, संरचना और उत्पत्ति में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, परंतु कार्य के आधार पर भिन्न नहीं बल्कि क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। उसे क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं। आप देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कि ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य प्रदर्शित करते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तितली एवं चमगादड़ के पंख जो होते हैं, यह समरूप अंग के क्या है, उदाहरण है। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए,
नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? रीजन बताइए। जो नागफनी का पौधा होता है आखिरकार उसमें जो पत्तियां होती है कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? क्योंकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधों को जल की कमी, ताप, लवणता जैसी कई समस्याओं का सामना करने के लिए इन्हें स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप इन जीवधारियों में आकारिकी परिवर्तन दिखाई देता है। इसी का उदाहरण है कि नागफनी की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं एवं इनकी जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक चले जाते हैं। गर्म एवं कम वर्षा क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को मरुद्भिद कहा जाता है। अच्छा, मरुद्भिद किसे कहा जाता है पता है? जहाँ पर भूमि क्या हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो, और वहाँ पर क्या हो, वर्षा बहुत ही कम होती हो। जैसे राजस्थान में चले जाइए तो यानी कि वहाँ की जो भूमि है गर्म होती है, डेल्टाई जो प्रदेश होते हैं, और वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, तो उसको क्या कहते हैं? मरुद्भिद। उस जगह को मरुद्भिद कहते हैं। तो जो नागफनी के पौधे होते हैं ये मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत। क्योंकि मरुद्भिद का मतलब होता है जहाँ पे वातावरण गर्म हो और वर्षा कम हो, इसीलिए तो नागफनी के जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाते ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना होने पाए। ठीक है। उसके बाद आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। तीसरा का प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। इस पर टिप्पणी करने के लिए इन्होंने दिया है। चलिए देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। तो क्या लिखेंगे? यह ठंडे प्रदेशों में पौधों को उगाने की एक महत्वपूर्ण तकनीकी है जिससे पौधों की वृद्धि में सहायता मिलती है, परंतु बढ़ते औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हैलोकार्बन्स आदि ग्रीन हाउस प्रभाव के हानिकारक परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं। इसी तरह पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता रहता है जो अंततः वैश्विक तापमान या वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन जैसी स्थितियों को क्या करता है? उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? दो प्रतिजैविकों के क्या लिखिए आप? उदाहरण दीजिए। तो प्रतिजैविक क्या होता है और दो के आपको उदाहरण बताना है। तो प्रतिजैविक होता क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो प्रतिजैविक दो शब्दों यानी कि प्रति अर्थात क्या कहते हैं? विपरीत, एवं जैविक यानी कि जीव या जीवाणु से मिलकर बना है। प्रतिजैविक का निर्माण प्रायः उन सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है जिससे कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न हुआ हो। इसके अतिरिक्त वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया था। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, संलग्नता एवं विनिमय में अंतर लिखिए। संलग्नता क्या होता है और विनिमय क्या होता है, अंतर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे संलग्नता है लिंकेज और दूसरा है विनिमय। तो संलग्नता क्या होता है? समजात गुणसूत्र में एक ही प्रकार के जिन्स की उपस्थिति को संलग्न जिन एवं इस गुण को संलग्नता कहा जाता है। विलियम बेटसन एवं आर.सी. पुनेट ने 19वीं दशक में संलग्नता का अध्ययन सर्वप्रथम किया था। विनिमय क्या होता है? समजात गुणसूत्रों के क्रोमैटिड्स के मध्य अनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली विनिमय कहलाता है। विनिमय प्रक्रिया के द्वारा ही जो युग्मक होते हैं उसमें लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण अलग अलग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसके उपयोग को बताइए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसके उपयोग क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको हम लोग डीएनए उंगली छाप भी कहते हैं, एक प्रकार का परीक्षण है जो किसी व्यक्ति की पहचान, उसके पैतृक संबंधों एवं उसके व्यक्तित्व के लिए की जाती है। वर्ष 1984 में अलेक जेफ्रे ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का क्या किया था? आविष्कार किया था, यानी कि उसको बनाया था। इसके परीक्षण के लिए रुधिर, लार यहाँ पे रहेगा, लार क्या रहेगा? लार, बाल, रेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी एवं शुक्राणु आदि का उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता क्या है?
तो यह न्यायालयीय जांच जैसे हत्या, बलात्कार आदि में सहायक होता है, पैतृक संबंध पता करने में सहायक होता है और विलुप्त होने वाले जंतु के संरक्षण में भी ये क्या करता है, बहुत ही हेल्प करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ऑक्सीकरण ताल क्या है, इसके महत्व को बताइए। ऑक्सीकरण ताल क्या है, इसके महत्व क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण ताल को देखते हैं क्या होता है। तो ऑक्सीकरण ताल, जिसे लैगून या स्थिरीकरण तालाब भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं, या फिर आप इसी को स्थिरीकरण तालाब भी दे सकते हैं। बड़े उथले तालाब होते हैं जो सूर्य के प्रकाश, बैक्टीरिया और शैवाल के संपर्क के माध्यम से अपशिष्ट जल के उपचार के लिए डिजाइन किए गए हैं। शैवाल सूर्य और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बैक्टीरिया द्वारा जारी अकार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा का उपयोग करके बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शैवाल ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो ऑक्सी जीवाणु द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, उपयोग कर लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका लघुत्तरी प्रश्न है। अब लघुत्तरी में चौथा का प्रश्न क्या है कि सहभोजिता एवं सहोपकारिता का वर्णन कीजिए, कि सहभोजिता क्या होती है और सहोपकारिता का यहाँ पे वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सहभोजिता। सहभोजिता क्या होती है, यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले जंतुओं में से केवल एक को ही लाभ मिलता है और दूसरे को न तो हानि होता है और न ही लाभ होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सहभोजिता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आर्किड का पौधा आम के पेड़ पर उग रहा है, तो इन यानी कि आम और आर्किड पौधे के मध्य क्या रहेगा, सहभोजिता रहेगा, जिसमें आर्किड के पौधे को लाभ होगा लेकिन आम के पौधे को न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। उसके बाद यहाँ पे सहोपकारिता। ये सहोपकारिता क्या होता है, सहोपकारिता अथवा सहजीविता ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले दो या दो से अधिक जीवों को लाभ होता है, उसे क्या कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं। उदाहरण के लिए दलहनी पौधों एवं मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु जैसे राइजोबियम, माइकोराइजा, एजोटोबैक्टर इत्यादि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं और इस प्रकार ये पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट प्रदान करते हैं एवं पौधे बदले में इन्हें भोजन प्रदान करते हैं। लाइकेन सहोपकारिता का एक क्या होता है, उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पे ख प्रश्न है। देखिए ख वाला क्या बोल रहा है, वैक्सीन क्या है, किन्हीं दो वैक्सीनों के नाम और उनसे होने वाले लाभ और हानि लिखिए। तो वैक्सीन क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी उत्पन्न किया जाता है। प्रायः टीके का उपयोग बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाले रोग जैसे चेचक, पोलियो, खसरा आदि के प्रति प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए किया जाता है। टीका इंजेक्शन के माध्यम से या प्रत्यक्ष दवा यानी जैसे ठोस द्रव के रूप में हम लोग लेते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, वैक्सीन कहलाते हैं। अब दो वैक्सीन जैसे हमारे एक चेचक का टीका, दूसरा क्या है, पोलियो। तो चेचक का टीका हम क्या लिखेंगे, सन 1796 में एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की। सन 1980 में संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के पूर्ण रूप से क्या समाप्त होने की क्या किया था, इन्होंने घोषणा भी किया था। अगला है पोलियो। वर्ष 1955 से पोलियो टीके का प्रयोग किया गया। इस टीके का आविष्कार डॉक्टर जोनास सांक ने किया था। वर्तमान समय में पोलियो वैक्सीन को द्रव के रूप में दो बूंद करके 5 साल तक बच्चों को पिलाया जाता है, ताकि भविष्य में कोई भी बच्चा पोलियो से ग्रसित ना रहे। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न बोला जा रहा है, जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, इनके स्रोत और लाभ का वर्णन कीजिए। तो जैव उर्वरक क्या होता है और इनके आप क्या समझते हैं और इनके स्रोत एवं लाभ क्या क्या हैं। तो जैविक उर्वरक, ठीक है, जैविक खाद मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन से प्राप्त उत्पाद होता है, जिनमें पौधों के लिए
आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा खुले में नमी, हवा एवं ताप की उपस्थिति में कुछ समय बाद सूक्ष्मजीवों द्वारा रासायनिक अपघटन से ये सभी अपशिष्ट पदार्थ खाद में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैविक उर्वरक से होने वाले लाभ क्या क्या हैं? तो जैविक खाद मिट्टी की नमी में आसानी से घुल जाते हैं, जिससे ये मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरे में ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और देखिए, इनमें पाए जाने वाले ह्यूमस मिट्टी की भौतिक संरचना को सुधारने में क्या करते हैं, ये बहुत ही हेल्प करते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने में क्या करते हैं, सहायक करते हैं ये, चूँकि ये मिट्टी की आधारभूत संरचना को सुधारते हैं, जिससे मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न होते हैं और ये छिद्र ऑक्सीजन परिवहन एवं अधिक जल अवशोषण में क्या करता है, बहुत ही हेल्प करता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, ड्रग क्या है, स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब ये ड्रग्स क्या होता है और स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे ड्रग्स के बारे में। जब औषधियों का सेवन आवश्यकता से अधिक एवं निरंतर किया जाना प्रारंभ हो जाए तो इन औषधियों को नशीली दवाएं या ड्रग्स कहा जाता है। इस स्थिति को व्यसन कहा जाता है। व्यक्ति के शरीर को इन औषधियों की इतनी आदत हो जाती है कि इनकी अनुपस्थिति में व्यक्ति सुस्त, निरर्थक, बेचैन एवं मानसिक तनाव जैसी स्थितियों से क्या करता है, गुजरता है। अब जैसे इसमें बहुत सारे हैं, जैसे स्मैक। ये स्मैक क्या होता है, यह एक प्रकार का ओपियाइड है जिसे हीरोइन नाम से भी जाना जाता है। प्रायः सफ़ेद, भूरे, यहाँ पे भूरे रहेगा, रंग का पाउडर होता है, परंतु जैसे जैसे दवा का स्तर कम होता जाता है, अतः हम यह कह सकते हैं कि नशीली दवाओं पर आश्रित व्यक्ति सामान्य जीवन जीने में कठिनाई महसूस करता है। इसे अफीम यानी कि ओपियम के पौधे से बनाया जाता है, किसको, स्मैक को। अगला है चरस। तो चरस के कैनाबीस नामक पौधे से तैयार किया जाता है। जो चरस होता है किससे तैयार किया जाता है, कैनाबीस नामक पौधे से तैयार किया जाता है। इसका प्रचलन बहुत अधिक होता है, चरस गांजा, ठीक है ना। परंतु अधिकतर क्षेत्रों में इन औषधियों का सेवन एवं बाजारीकरण क्या होता है, गैर कानूनी है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 5वां क, प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। अब प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, यानी कि इम्यूनिटी, इसको देखते हैं। और उपार्जित प्रतिरक्षा का हमें वहाँ पे वर्णन करना है। तो प्रतिरक्षा का अर्थ है जीव विज्ञान में रोगों से लड़ने की क्षमता। WBC की कोशिकाएं त्वचा एपिथेलियम की श्लेष्मा झिल्लियाँ जैसे HCl, लार, आंसू, इंटरफेरॉन आदि शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाएं रोगाणुओं का भक्षण कर शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, इसको देखते हैं। तो प्रतिरक्षा में भिन्न भिन्न रोगजनक अथवा आक्रमणकारियों एवं प्रतिजनों से सुरक्षा करने के लिए विभिन्न प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं तथा शरीर में पहली बार किसी रोगाणु के आक्रमण के प्रति अनुक्रिया की तीव्रता कम होती है, जिसे आक्रमणकारी के प्रति अनुक्रिया कहते हैं। इसके बाद दोबारा उसी आक्रमणकारी के प्रति अनुक्रिया की तीव्रता तेज हो जाती है, जिसे द्वितीयक अनुक्रिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे 5वां का ख है, क्या है, परागकण क्या है, इसके लाभों एवं हानियों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे है ना कि परागकण क्या है और लाभों एवं हानियों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परागण होता क्या है। पर परागण, यहाँ पे पर परागण रहेगा, देखिए थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, छोड़िए उसको। यहाँ देखिए पर परागण, जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो परागण की इस विधि को पर परागण कहा जाता है। पर परागण में एक निश्चित माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है। देखिए कौन कौन श्रेणियों में बांटा जाता है यहाँ पे। पहला
माफी चाहेंगे, 1 मिनट। कीट परागण कीटों द्वारा, जंतु परागण जंतुओं द्वारा, वायु परागण हवा द्वारा, जल परागण जल द्वारा, जंतुका परागण जैसे चमगादड़ द्वारा, पक्षी परागण पक्षियों द्वारा, घोंघा परागण घोंघे द्वारा। तो ये परागण क्या विधियां हैं। और पर परागण के लाभ और हानि क्या क्या है। तो पर परागण से उत्पन्न नई संततियां वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित यानी कि सहिष्णुता होते हैं, जिससे ये अस्तित्व में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। नई जातियों का इनमें जन्म होता है। कृत्रिम परागण को प्रोत्साहित करता है, जिससे नई लक्षणों वाली जातियों क्या होता है, विकास होता है। अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, पर परागण द्वारा निर्मित पौधे अपेक्षाकृत स्वस्थ, मोटे एवं संख्या में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अब पर परागण से क्या क्या हानियां हैं। सबसे पहली हानि, इस प्रकार के परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि ये माध्यम उपस्थित न हो तो परागण संभव नहीं होगा। अधिक परागकणों को उत्पन्न करना पड़ता है, जिससे जीव द्रव्य एवं ऊर्जा का क्या होता है, इसमें ह्रास होता है। पुष्पों द्वारा कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग सुगंध उत्पन्न करने की इसमें आवश्यकता पड़ती है। जात की शुद्धता निश्चित एवं स्थिर इसमें नहीं रह पाती। उसके बाद है यहाँ पे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जाता उसे हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल, कवक आदि को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सूक्ष्म जैविकी का पिता और इवानोव्स्की को विषाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग जैसे कि डेयरी उद्योगों पे करते हैं, जैसे कि डेयरी उद्योगों में कहा जीवाणु दूध को कई अन्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने का गुण रखते हैं तथा अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे दूध उत्पाद हम लोग बनाते हैं, जैसे पनीर हो गया इत्यादि, मक्खन, छाछ बनाते हैं। पेयजल पदार्थों में उपयोग होता है, मादक में, और रासायनिक एवं एंजाइमों के निर्माण में भी हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। अगला वाला यहाँ पे घ वाला है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का यहाँ पे आपको वर्णन करना है। चलिए कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिनमें जैविक तंत्रों एवं क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग निम्नलिखित है। जैसे कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला, पीड़कनाशी प्रतिरोधों पौधों का विकास के लिए। पीड़कनाशी प्रतिरोधी पौधों के विकास के बाद पीड़क नाशकों का उपयोग कम हो गया है तथा बीटी का उपयोग करके तैयार किए गए पौधों को बीटी फसल कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी आलू, बीटी टमाटर इत्यादि। उसके बाद यहाँ पे बी वाला है कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि में भी हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का यूज करते हैं। तो फसलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है तथा हाल ही में कर्नाटक के शिवामोग्गा में स्थित कृषि एवं उद्यान विज्ञान नामक विश्वविद्यालय ने चावल की एक नई प्रजाति है या प्रजाति की खोज की। इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे नियोमाइसिन, फास्फोस सेकेंड मार्कर, जिनमें एग्रोबैक्टीरिया के डीएनए का उपयोग कर उड़द की उत्पन्न प्रजाति का क्या हुआ है, विकास भी हुआ है। उसके बाद छठा का, इसको आप खुद से बना लीजिएगा, आवृत अंडाणु का नामांकित चित्र, इसको आप खुद से बना लेंगे ना। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, यही फिगर आपको ड्रा करना है, यही फिगर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आवृत अंडाणु का नामांकित चित्र ये आपको ड्रा कर देना है बस। ये देखिए, ये आपका ओवरी हो गया, अंडाशय हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये आपका वर्तिकाग्र हो गया। फिर इसके आपकी ये पॉलन ट्यूब हो गई, यानी कि जो पराग नलिका होती है ये हो गई, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कर दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जेनेटिक कोड क्या है, यह किस प्रकार का कार्य करती है। चलिए देखते हैं हम लोग जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड होता क्या है।
तो जींस में संयोजित केवल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स क्षारों के सामूहिक विभिन्न प्रकार के प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में एमिनो अम्लों के संयोजन का संचालन करते हैं। डीएनए के 4 नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एवं थाइमिन या यूरेसिल मिलकर एक निश्चित संरचना क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल के संश्लेषण के लिए 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का कोड होता है। इस प्रक्रिया में एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए एवं टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स वे समूह जिनमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोडानिक संदेश होता है कोडान कहलाते हैं। इसकी खोज मार्शल निरेबर्ग और एच.जे. मेथाई ने किया था। जेनेटिक कोड का कार्य कैसे लिखेंगे इसमें, तो जेनेटिक कोड स्थानांतरण प्रक्रिया द्वारा अमीनो अम्लों के निर्माण में भाग लेते हैं, यानी कि इनका कार्य होता है अमीनो अम्लों का क्या करना, निर्माण करना। इन्हीं संदेशों के अनुरूप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण के सांचों का काम करते हैं। इस प्रकार एमआरएनए अणुओं का संकेत भाषा का प्रोटीन की भाषा में अनुवाद जींस के अनुसार दृश्य रूप लक्षणों के विकास का अंतिम चरण होता है। कोशिका द्रव्य में अणु के समीपस्थ छोर यानी कि एयूजी, जिसको हम लोग समारंभर कोडान भी कहते हैं, कि एक राइबोसोम से जुड़ जाता है और इस स्थान पर आ जाता है और राइबोसोम के एंजाइमों की सहायता से जो मिथियोसिन होते हैं इनके अणु जुड़े होते हैं और यह कोडान होता है और उसे ले जाने वाली टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए आकार अपना अमीनो अम्ल उसी प्रकार एमआरएनए अणु को सौंप देता है और इसी प्रकार यह क्रिया आगे बढ़ती है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होता है, बहुलीकरण होता है। अब यहाँ पे आपके कितने प्रश्न बच जाते हैं, आप देखिए, एक ये बचता है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है और एक ये और एक ये और एक ये लिंग निर्धारण वाला। तो ये जो 3 प्रश्न हैं इसको अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए आप ज्वाइन करिए जुनून बैच। मैंने वहाँ पर 1, 2, 3 ये आपका पूरा सॉल्व ही कराया है, ठीक है ना, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये आप पूरे सोल्यूशन पा जाएं तो ये आप PYQ के रूप में वहाँ पे लास्ट 4 ईयर में ले सकते हैं, जो कि हमारा जुनून बैच स्टार्ट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा, इसका आपको फुल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। 3-4 प्रश्न आपको वहाँ पे मैं दे दूंगा सोल्यूशन में, जाइए। अगर जो बच्चे जुड़े हुए तो उनको मिल भी गया होगा जुनून बैच में, केवल 199 रुपये में यार साल भर की तैयारी है। हम लोग आपको लास्ट जनवरी तक पूरी कंप्लीट सिलेबस वहाँ पे करवा देंगे। और यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा करवाया, क्या करवाया, जो ये आपका रियल मॉडल पेपर है 2024 के लिए, इसका मैंने फुल सोल्यूशन करवाया आपको, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।